हाँ भाई देखो लास्ट क्वेश्चन कौन सा बताया था कल? पहले से बताओ पहले तो वो जो लास्ट क्वेश्चन पढ़ाया था वो लास्ट वाला क्वेश्चन याद दिला दो मेरे को है ना। बुक दे दो मेरे को, लो बुक दे दो लिखे 10 वाला कराया था लास्ट। अरे हो गया सब की बात है, जल्दी आंसर। अब ये जो क्वेश्चन है 11 का, ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, ये आज ही कर लेंगे लेकिन लास्ट में कर लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगेगी। देखो इतना बड़ा फंक्शन दिख रहा है ना, हालांकि एक्स स्क्वायर कॉमन आके पार्शियल लगेंगी, तो इसको थोड़ा सा लास्ट में कर लेंगे 12 से। देखो 12 से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या देखा भाई, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1। अब इसमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछे, क्या पूछे? पर्टिकुलर सॉल्यूशन, क्योंकि आगे ये गिवन है व्हेन y इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछा। क्या पूछा भाई? मतलब लास्ट में जो आंसर आएगा ना, उसमें y की जगह 0, x की जगह 2 रख के जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उसकी वैल्यू निकालेंगे ना, फिर सोल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो तो इजी सा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो x और dx, y और dy सेपरेट कर लो, तो dy तो इधर ही रख लूं मैं, है ना, इसको ले जाऊं उधर, तो देखो dx तो 1 के इंटू में और x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दो, है ना। आपने क्या किया है, सेपरेट किया है। अब इसका इंटीग्रेशन तो y, इसका ढंग से आराम से तो होगा नहीं, ऐसे होगा, पहले फैक्टर करो x माइनस 1 x प्लस 1, समझ गए, और dx। अब इसको सोल्व करना है, इसको सोल्व करने के लिए पार्शियल फ्रैक्शन यूज करो, तो x माइनस 1 x प्लस 1, समझ गए। इसके पार्शियल फ्रैक्शन क्या हो जाएंगी, a अपॉन में x प्लस b अपॉन में x माइनस 1 c अपॉन में x प्लस 1। सही बात है, ठीक है। अब भाई एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लेंगे तो क्या जाएगा, a इंटू एक्स माइनस 1 और x प्लस 1, फिर b इंटू x और x प्लस 1, c इंटू x इंटू x माइनस। अब क्या करेंगे, कंपेयर, या फिर x की 0 पुट करो, तो x की 0 पुट करेंगे यहाँ से, है ना, तो x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो बन ही रहेगा। अच्छा 0 पुट करूंगा, 0 तो a इंटू माइनस 1 इंटू 1, यानी a की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1, तो ये तो कौन आ गया, a। अब x की वैल्यू क्या पुट कर दूं, 1, x की 1 पुट कर दूं यहाँ से, तो जब x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो भी बन ही रहेगा। अच्छा 1 पुट करेंगे तो ये वाला 0, ये वाला भी 0, ये बचेगा b इंटू 1 और 1 और 1 2, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2, यानी कि हाफ। अब क्या पुट करूं, यहाँ से -1, समझ गए ना, यहाँ से तो -1 पुट करेंगे तो भी 1 रहेगा। अच्छा -1 पुट करेंगे 0, -1 पुट करेंगे 0, c इंटू -1 -1 प्लस 2, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ, यानी कि ये दोनों तो इक्वल आ गई और ये -1, ए बी सी यहाँ पुट करके इंटीग्रेशन कर लेंगे, आ जाएगा आंसर। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसके अंदर पुट करो ये y, तो y इक्वल टू क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ ये वाला, तो a अपॉन में x प्लस b अपॉन में x माइनस 1 प्लस c अपॉन में x प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन हमें करना था, है ना, ये तो था। अब यहाँ पे किसकी वैल्यू रखो भाई, a की, तो a की वैल्यू 1 या डायरेक्ट रख दो इधर ही, तो a की वैल्यू तो माइनस का 1, b की हाफ 1/2, समझ गए क्या। अलग अलग इंटीग्रेशन कर दो, थोड़ी सी मैं जगह कर देता हूँ, ये कर दो तुम, तो a अपॉन में x यानी -1/x dx, b की हाफ 1 में x माइनस 1, c की भी 1/2, समझ गए क्या, और 1 में x प्लस 1 dx हो गया। इसका इंटीग्रेशन बताओ, माइनस log x हाफ log x माइनस 1 हाफ log x plus 1 प्लस या तो हाफ log c
या ओनली सी, एक ही बात है, ओनली सी ले लूं, समझ गए क्या? अब देखो अब हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछा है, इसमें क्या पूछा है? पर्टिकुलर। जनरल तो पूछा नहीं, जनरल तो हो जाता है ना, पर्टिकुलर पूछा है। पर्टिकुलर किसपे? y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2। चलो रखो y की जगह 0 और x की जगह 2। भाई आंसर तो यही है, लेकिन इसकी जगह कौन पुट करना है? पर्टिकुलर में सी नहीं होता, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होता पर्टिकुलर सॉल्यूशन में, केवल जनरल सॉल्यूशन में ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं। समझ गए क्या? मतलब पर्टिकुलर सॉल्यूशन जब आएगा जब वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हटेगा, बाकी वाले कांस्टेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है तो फिक्स है, ठीक है ना? तो आप y की जगह 0 और x की जगह 1 रखो, y की जगह 0 कर दिया, 2 है क्या? 2 रखो, यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई? माइनस log 2 प्लस हाफ, इन दोनों में आप है ना, इन दोनों में हाफ कॉमन लेके इसे ऐसे लिख सकते हो, देखो एक स्टेप, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो चलो एक स्टेप और बढ़ा दो, इसको आप ऐसे लिख लो, y इक्वल टू माइनस log x एज इट इज, हाफ कॉमन ले लूं, log x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, यानी कि log x स्क्वायर माइनस 1 लिख सकता हूँ क्या? प्लस सी। अब बच्चे बोलेंगे सर ये रूट ऊपर चला जाएगा, ये log m अपॉन n हो जाएगा, ठीक है ना? तो y इक्वल टू, ये तो ऊपर चला जाएगा रूट, तो log अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में x प्लस सी। और शॉर्ट बना लिया और कुछ नहीं किया अपन ने, है ना? इससे ज्यादा क्या सोल्व करें? अब यहाँ पे ना, अब इसको लोग वगैरह कुछ मत मान लो, जब पर्टिकुलर पूछता है तो सिंगल सी पढ़ा लेंगे वो ज्यादातर, ठीक है ना? अब पुट कर दो y की जगह 0 और x की जगह 2, तो y की जगह 0 log और x की जगह 2, 2 का स्क्वायर माइनस 1 रूट 3 बाई 2, समझ गए क्या? प्लस सी की वैल्यू क्या आ गई? माइनस का log रूट 3 बाई 2। इधर ध्यान दो, मैंने y की जगह 0 पुट किया और x की जगह 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 रूट 3 अपॉन में 2, तो log रूट 3 अपॉन में 2 प्लस सी, प्लस का सी इधर आगे माइनस का, या फिर log इधर जाके माइनस का, ये जो सी की वैल्यू आप इसके अंदर पुट कर दो, यही आंसर है। इसके अंदर पुट कर दो, इसके अंदर, तो ये सी की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, वही क्या है? आंसर आ जाएगा। फिर समझ गए क्या? इतना करना है बस। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन का मतलब ये होता है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, वेरिएबल सेपरेट किए, ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन क्या है, जैसा सिंपल करते हैं वैसा ही किया है, समझ गए क्या? लास्ट में पर्टिकुलर सॉल्यूशन का मतलब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एक भी नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए हमें अगले ने कुछ गिवन किया है। क्या गिवन किया भाई? y 0 x की जगह 2 पुट किया, इसकी हेल्प से c की वैल्यू आ गई और c की वैल्यू दोबारा इसी में रख दी, ये हो गया पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है? उतारो क्या आगे समझ में ना? नेक्स्ट देखो तो सर ये आंसर दिया हुआ है, कैसे बनेगा? कौन सा? लाओ मेरे को बताओ। हाफ log x स्क्वायर माइनस हाफ log x स्क्वायर log x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1 x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, बस सॉरी एक्स स्क्वायर, हाँ ये गिवन है, सी की वैल्यू नहीं दी, कुछ नहीं, सी की वैल्यू कुछ गिवन नहीं है, बस इतना ही आंसर है। ठीक है। तो फिर ऊपर वाला जो था ना, फिर वहां से सोल्व कर रखा होगा, तो इसलिए ये वाला कि एक्स की स्क्वायर अपॉन में, मतलब ये वाला ही तो है, इन दोनों को पास में है ना, ये तब होगा जब सबको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सबको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। समझ गए क्या? देखो कैसे सेम टू सेम आंसर मैच करा देता हूँ है ना, बाकी ये भी सही है, गलत नहीं है, लेकिन फिर भी एज इट इज आंसर मैच कर लो। देखो कैसे, ये यहां तक सोल्व ना करें अपन, है ना, और इसको क्या कर दे भाई, अपॉन में 2 है, क्या है 1/2, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2y इक्वल टू माइनस का 2 log x, यहां से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। समझ गए क्या? ये सब log में आ रहे हैं, मैं कांस्टेंट भी क्या मान लूं, log c, कांस्टेंट को भी log c ले लिया मैंने, है ना, भी जो था वो भी सही था, हमें हमारी कोई सपना थोड़ा आएगा कि मान लो लोग ले नहीं ले, समझ गए ना, वो सही था, लेकिन एज इट इज मैच करना तो कोई दिक्कत नहीं है, कर लो यार। मैंने क्या किया, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, उस कांस्टेंट को नया कांस्टेंट लिख दिया, समझ गए क्या? 2 सी, हाँ अब 2 कर दो, जिसे एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए ना तुम लोग? ठीक है, ये लो भाई, सबसे 2 से इंटू क्या तुम इधर भी कर दो यार, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं उसमें। अब क्या है कि भाई 2y
ये क्या है कि ये पहले ऊपर जाएगा, फिर log m माइनस log n डायरेक्ट लिख दूं, log x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में x स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस में ट्वाइस ऑफ log c, अब रख दो y की जगह 0, ठीक है, और x की जगह 2 का स्क्वायर माइनस 1, 4 माइनस 1 log 3, 2 है क्या, x की वैल्यू ध्यान देना, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 log c, समझ गए, 2 मानो ची मत मानो, है ना। अब log m प्लस log m इंटू n, तो क्या हो जाएगा, log 3c अपॉन में 4 इक्वल टू 0, अरे ये सुनो, log m प्लस log n। अब ये जो log है, ये जो ई बेस उधर जाके 3c अपॉन में 4 इक्वल टू e की पावर 0, तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 अपॉन में 3, ठीक है। तो ये जो c की वैल्यू आ गई वहां पुट कर दो, तो c की वैल्यू एज इट इज तो नहीं मिलेगा भाई, देखो, तो c की वैल्यू क्या है, 4 अपॉन 3, तो मैं इसी में रखूंगा दोबारा, और किसी में रखूंगा, समझ गए क्या। यहाँ 2 का यूज नहीं किया था क्या मैंने, यहाँ नहीं किया था, तो फिर यहाँ यूज करूँ, तो मैंने यहाँ से हटा दिया था, यहाँ से जो 2 है वो हटा दिया, ठीक है ना, चीज साथ में लेके सुनने की बात है। अब क्या है कि ये c की वैल्यू इसी में रखो, क्या हो जाएगा, 2y log x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में x स्क्वायर प्लस log c, और c की वैल्यू 4y3, समझ गए क्या। अब ये जो 2 है कहां जाएगा, अपॉन में, तो y इक्वल टू हाफ log x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में x स्क्वायर प्लस में log 4/3 की बात है, ये आंसर आएगा। माइनस का इसमें देखा माइनस, इधर माइनस क्यों देखा नहीं, कुछ नहीं है, वो मिसप्रिंट है कुछ ना कुछ, ये प्लस माइनस कोई दिक्कत नहीं, आर्बिट्ररी कांस्टेंट उसकी वैल्यू कोई ऐसी आएगी, किसी में माइनस है, किसी में प्लस आएगी, किसी में है ही नहीं, बाकी आए तो पक्की, क्योंकि सी की वैल्यू 0 होती, सी की वैल्यू क्या आती, 0 आती तो हटा ना, अब 0 तो नहीं आएगी, ठीक है ना। तो पीछे सबकी आंसर सीट अलग अलग दे रखी है, तो अपने हिसाब से देख लेना, यहाँ भाई जो आंसर आया वो ये सही आया है, ठीक है ना अपना। अरे बात क्लियर है क्या। अभी थोड़ी देर पहले मैंने सिंगल सी लिया था, मैंने log सपोज ही नहीं किया, तब क्या आया था, log √3/4, ये है कुछ, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, सबका थोड़ा बहुत ऐसे आएगा, थोड़ा बहुत भी वैसे यही आएगा, सही। हाँ, तो ये 2 सबके अपॉन में चला जाएगा ना, ये लो, और माइनस ये जो 2 है ये सबके हाफ में चला जाएगा, ये 4/3 3/4 होगा, क्या है 3/4। अरे तो भाई इस बात का हो मतलब ये ना, सेम टू सेम के हो, एक बार कोई है ना, मतलब कोई एडवर्टाइजमेंट को देख ली नाटक कमाई ना कि एम मन तो इसी थोड़ी चीज सेम टू सेम, इनको लेंस ले लेके ढूंढा वो हम सारी चीज वही लीजिए। अरे तो खाने खुद ना बोल करोगे, log x अपॉन y जो है वो माइनस का log y अपॉन x है क्या, ये नहीं होता क्या, ना ना खा लो क्या दुनिया है वो, तो इतना तुम दिमाग लगा लो। अब इसमें और क्या क्या कर सकता हूँ, अभी ये 2 है, अब 2 भी इसके भी अपॉन में आएगा, इसके भी आएगा, ना बेटा टिक्की ला रही है, ना बेटा बिंदी भी ला रही है, ना टाटा बाय बाय भी करो। अब 4/3 को 3/4 करते ही माइनस आ जाएगा, समझ रहे बात को, वही दिल से दिखाना है, समझ गए ना। तो ये जो है ये पूरा सही है, बाकी अभी आगे नेक्स्ट देखो। तो हमारे पास में इसके बाद में है 12 के बाद में 13 का cos dy/dx, क्या देखा भाई, cos dy/dx। तुम तो बोलोगे सर इसे तो कर ही नहीं पाएंगे, आपने तो बोला था आपके कोर्स में 1 ऑर्डर 1 डिग्री का है, मैंने बोला इसका ऑर्डर 1 डिग्री है, डिग्री भी है। आप बोलोगे अनडिफाइंड, नहीं गलत बात, मैं बताऊंगा उसमें क्यों थे, यहाँ पे क्यों है ना। तो देखो भाई इक्वल टू ए, क्या दे दिया भाई, इक्वल टू ए। अरे समझ रहे हो मेरी बात को, अभी ध्यान देना, वो मैंने अलग चीजें बताई थी वहां, ये वाली चीज नहीं दिखाई मैंने, cos dy/dx था, लेकिन प्लस माइनस में कुछ और भी था, x के y के फंक्शन, वहां dy/dx बाहर नहीं निकल पा रहा था, तब अनडिफाइंड आई थी।
ये समझ रहे हो मेरी बात? तो इसने भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछा है x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 1 पे, समझ गए? और सबसे बड़ी बात dy बाई dx जो है ये cos उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? cos इनवर्स a। अब इसे cos इनवर्स a क्यों? a b c d e कुछ ही मान लो, ऐसे समझ गए? तो कांस्टेंट है, ऐसे समझ गए क्या? हाँ, तो इसे कुछ ही सपोज कर लो इसे। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि ये cos इनवर्स a हो गया। अब इसे कुछ ही सपोज कर लो, कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट। अरे समझे नहीं समझे? तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। अब क्या करो भाई, क्या करो, कर दो इंटीग्रेशन, ये उधर चला जाएगा cos इनवर्स a dx। अब ये तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर, समझ गए? किसका इंटीग्रेशन बोलो? y। उसका इंटीग्रेशन cos इनवर्स a तो कांस्टेंट है, और ये dx का इंटीग्रेशन x प्लस C c। अब क्या पुट करो? x की जगह 0, Y की जगह y इक्वल टू 1। चलो y की जगह 1 कर दिया, cos इनवर्स a और x की जगह 0 प्लस c। तो ये तो गया पूरा प्योर 0, ये तो गया प्योर 0 से इंक्लूड प्लस c। तो यहाँ c की वैल्यू क्या आएगी? 1, और यही वैल्यू उठा के दोबारा इसमें कर दो। तो फाइनली क्या सॉल्यूशन आ जाएगा? x इंटू cos इनवर्स a प्लस c की वैल्यू 1। ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन है जिसके अंदर एक भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, समझ रहे हो क्या? नहीं है। अब आप बोलोगे सर ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है cos इनवर्स a, अरे ये तो x के साथ में हो गया है ना, समझ गए क्या तुम? अब ये वाला 1 जो था वहां पे से आया था वो हट गया। अब आप बोलोगे सर ये कांस्टेंट है, 1 ऑर्डर और 1 डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन में केवल एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है, और वो एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ये था। यस और नो? यानी ये तो पॉसिबल नहीं है। दूसरी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्यों नहीं है? क्योंकि एक डिग्री और एक ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन में एक ही पॉसिबल था, वो ये आ गया। और जब ये अब ये आ गया इसका मतलब वो आर्बिट्रेरी नहीं था। अरे समझ गए क्या? ठीक है, बोलो कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। अब इसके बाद में 14 देख लो, 11 का भी करा दूंगा मैं, वो भी पार्शियल फ्रैक्शन से हुआ है ना। तो देखो, तो कौन सा क्वेश्चन भी 13 तो था ही 14। तो 14 बताने की जरूरत थोड़ी नहीं। dy बाई dx इक्वल टू y इंटू 10x, तो y अपॉन में आ जाएगा और 10x dx। 10x का इंटीग्रेशन log secant x या माइनस का log cos x, लेकिन पॉजिटिव यूज कर लिया अगर तुम log secant x, समझ गए क्या? उसमें x की जगह 0 और y की जगह 1 पुट करनी है, कांस्टेंट c की वैल्यू निकालनी है, दोबारा पुट करनी है। तो 14 में मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन बचे हैं और एक 11 का बचा था, पहले वो करेंगे। ठीक है ना, मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा, आगे तुम कर लेना फिर। तो 11 का देखो, x की क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dy बाई dx इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x। लास्ट में बोला है y इक्वल टू 1 व्हेन x इक्वल टू 0। जब x इक्वल टू 0 यूज करो तो y की वैल्यू 1 यूज करो। तो x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 1 ये लास्ट में पुट करेंगे ना। तो देखो ज्यादा इसके अंदर टेंशन नहीं लेनी, सिंपल सिंपल ही लिखना है। हालांकि लोग में आएंगे तो लोग ही मान लेना कांस्टेंट है, ठीक है ना। देखो ये सबसे पहले ये बात है कि dy और dx की अलग अलग सेपरेट करो। तो dy और तो कुछ है ही नहीं y का, सब कुछ उधर जाएंगे। तो 2x स्क्वायर प्लस एक्स पूर्ण में x की क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और भाई साहब dx है ना, ये तो होगा। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है कि भाई बहुत सारे इंटीग्रेशन करें तो इसकी तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ये फ्रैक्शन से होंगे, क्यों होंगे? पार्शियल फ्रैक्शन से ऊपर पावर 2 नीचे पावर 3, तो जो डिनोमिनेटर है वो मोर डिग्री का है, बड़ी डिग्री का है, तो पार्शियल फ्रैक्शन ही करने पड़ेंगे। फ्रैक्शन कब होंगे? जब उसके फैक्टर हो, मतलब इसके फैक्टर भी होने चाहिए। देखते हैं, कोशिश करते हैं। इसका इंटीग्रेशन तो ये लो भाई साहब, y आ गया और ये 2x स्क्वायर प्लस एक्स पड़ा रहे। ऊपर वाले के फैक्टर नहीं, मेरे को तो डिनोमिनेटर की कोशिश करनी है। तो x की क्यूब, चलो मैं इसको थोड़ा अलग से करता हूँ ना, इंटीग्रेशन को साथ साथ में लेके जाऊँ। तो इसको कर लो अलग से ऐसे,
तो 2x स्क्वायर प्लस एक्स अपोन में इसको क्या लिख सकते हो? x स्क्वायर कॉमन ले लो सर। एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, x प्लस 1 यहाँ पे नहीं होगा, x तो ये बनेगा x प्लस 1 और एक्स और 1 इंटू एक्स प्लस 1। समझ रहे मेरी बात को? फिर x प्लस 1 को लूंगा कॉमन ले लो। तो मैं इसको एक साथ ऐसे लिख सकता हूँ क्या? x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। यस सर। ठीक है, वही बनेगा ये। अच्छा भाई, तो a अपोन में x प्लस 1 dx प्लस c और अब ये ऐसे फैक्टर हो रहे हैं इमेजिनरी। कैसे? इमेजिनरी, कोई रियल फैक्टर नहीं हो रहे, रियल फैक्टर नहीं हो रहे, इमेजिनरी फैक्टर हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा? bx प्लस c, bx प्लस c। हाँ, दो पावर का तो एक पावर ऊपर होनी चाहिए थी वो ना, और नीचे भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक ही बात है। अब मुझे a b और c चाहिए, एक तो पुट करके लिया मैं, पहले एलसीएम ले लो। 2x स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, bx प्लस c इंटू एक्स प्लस 1। x की जगह क्या पुट करूं भाई? -1, यहाँ से a की वैल्यू है -1 पुट कर दूं तो -1 का स्क्वायर 1, 1 टू 2, 2 में से 1 गया 1। समझ गए ना? अच्छा भाई, -1 पुट करेंगे तो 0, -1 का स्क्वायर 1 और 1 2, तो a की वैल्यू तो क्या आएगी भाई? तो a की तो आ गई हाफ। अब बाकी दो वैल्यू कंपेयर करके लानी पड़ेगी। क्या करके? कंपेयर करके। कंस्टेंट कंपेयर कर दो सर। x की स्क्वायर का कंपेयर कर लो। किसका कंपेयर कर लो? तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर किसका भाई? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। x स्क्वायर का कोफिशिएंट 2, इधर x स्क्वायर का कोफिशिएंट a प्लस प्लस x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या बनेगा? b। a की वैल्यू हाफ और हाफ इधर आ गई माइनस b, 1.5 हो जाएगी। तो 3/2 या फिर 1.5। सही बात है क्या? तो ये लो भाई b, ये a, तो मैंने ये तो पुट करके निकाल दी, लेकिन ये क्या करके आएगी? कंपेयर करके। अब या तो कांस्टेंट कर लो या x की पावर कर कर दो लो। सर, a और c आ कांस्टेंट कांस्टेंट ही करो क्या? a और c तो इधर कांस्टेंट का कंपेयर कर लो, कुछ ही कर लो, बाकी आंसर तो सही नहीं आ रहा है। इधर कांस्टेंट कौन है? 0। भी कांस्टेंट कोई है ही नहीं, 0 है। x की पावर 1 है, x की 2 है, कांस्टेंट टर्म 0 है। इधर कांस्टेंट a, a प्लस बाकी x बनेगा। अच्छा bx, x तो तुम लेके जा रहे हो, x तो तुम लेके जा रहे हो, तो डेफिनेटली कांस्टेंट तो नहीं आएगा। c को लेके जाओ ना, c को x के साथ ना, c को 1 के साथ, तो c जो आएगा वो a का ही नेगेटिव आएगा। तो ये पॉजिटिव हाफ है, तो ये नेगेटिव हाफ। ये a b c की वैल्यू कहाँ पुट करनी है? इसमें, और फिर आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो बात को? तो चलो इसमें पुट करते हैं। तो इधर तो इसका इंटीग्रेशन क्या था? साथ साथ इंटीग्रेशन ही कर दूं y। अब इसकी बात, इसकी मतलब इसकी, इसकी मतलब इसकी, a की वैल्यू हाफ अपॉन में x प्लस 1 dx। अब ये कौन है? bx प्लस c, b की वैल्यू 3/2 और ये माइनस का 1/2, तो 3/2 x माइनस 1/2 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। समझ गए क्या? हाफ बाहर ले लो, तो हाफ log x प्लस 1, समझ गए, प्लस हाफ। इसमें आप है ना इसको t सपोज कर सकते हो, पहले अलग अलग सेपरेट करना पड़ेगा भाई। प्लस माइनस 1 x अपोन में एक बार तो x के अपोन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, किसके अपोन में? और एक बार माइनस के हाफ के अपोन में। अब ये तो tan इनवर्स x आएगा डायरेक्ट, और ये डायरेक्ट नहीं आएगा, t सपोज करना 3 भी है पड़ेगा। 3 है, 3 है हाँ 3/2। समझ गए क्या? ठीक है, मैं डायरेक्ट कर दूं इसका। नीचे वाले को t सपोज करोगे 2x dx, 2 अपोन में चला जाएगा, तो 3/4 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो y इक्वल टू हाफ। अरे समझ गए ना तुम कैसे? कोई बोलो एक लाइन खा गई बीच में से, तो 3/4 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t, तो 2x dx इक्वल टू dt, 2 डिवाइड में, तो इधर आएगा हाफ dt अपॉन में t, तो हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे dt अपॉन t log t, और t की वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस हाफ tan इनवर्स x प्लस c, या फिर log में सपोज कर लो। समझ गए क्या भाई? अब तुम कुछ ही मत करो, इन दोनों को हालांकि सोल्व कर सकते हैं, सबको 4 से इंटू कर सकते हो। क्या कर सकते हो भाई? 4 से, अपने 4 हटाने के लिए। समझ गए क्या? या फिर x की जगह कर दो डायरेक्टली, x की जगह क्या कर दो भाई साहब? 0,
और y की जगह 1, ये लो y की जगह 1 कर दिया। x की जगह 0 करेंगे, log 1 की वैल्यू 0, x की जगह 0 करेंगे, log 1 की दिस वन ऑल्सो 0, और x की वैल्यू 0 करेंगे, tan इनवर्स 0 ऑल्सो 0, तो c की वैल्यू भी 1, तो c इक्वल टू दिस वैल्यू पुट इन हियर। तो ये जो c की वैल्यू है वहां जाके पुट करते ही क्या आ जाएगा भाई, पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा। आगे इसको कैसे सोल्व कर सकते हो, बोथ साइड 4 से मल्टीप्लाई कर देना, यहाँ से 3 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, 2 ऊपर चला जाएगा, है ना, यहाँ भी 3 ऊपर चला जाएगा, log m प्लस log n इंटू n लगा देना। बस log की सिंगल टर्म दे रखी होगी, अलग अलग दे रखा होगा, log की सिंगल बना के देखिए। 4 लोग बताए। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, तो 4 से करना, वो 4 देखो 4y वो लास्ट में इधर आ जाएगा भाई, दोबारा ध्यान से सुन लो। आप 4 हटाने के लिए सबको किससे इंटू करोगे, 4 से, इधर क्या बन जाएगा 4y 2 log x प्लस 1 3 log 1 प्लस x, और वो 2 ऊपर और ये 3 ऊपर, क्यों हो जाएगी? log m प्लस log m इंटू n, वो बेचारा 2 tan इनवर्स x और 2c इसका डबल 4c उसका 4 टाइम 4 हो जाएगा। ये वाला 4 कहां जाएगा, अपोज में, समझ गए क्या, पूरा करके दिखाऊं तो मैंने बोल के बता दिया कर तो दिए, ठीक है, तो नोट बाद में कर लेना उसके साथ, ठीक है ना। हाँ बोलो। बुक में जो लॉग के साथ ये वैल्यू है ना, सब में मोड क्यों लगा रखा है? सब में मोड क्यों लगा रखा है, लॉग के साथ तो लोग क्या होता है कि देखो ये अब इस बात का जवाब देता हूं मैं कि लोग जो होते हैं ना, लोग तो देखो मैंने जैसे ये बात आई y इक्वल टू log a बेस x, आपको कितनी चीजें दिख रही है इसमें, डोमेन है, कितनी चीजें दिख रही है, एक तो y जो इसकी होती है रेंज, इसका आउटपुट, एक x जो होता है इसका इनपुट यानी कि इसका डोमेन प्रांत, ए इसका बेस, लोगरिथम तो ये फंक्शन है खुद, तीन ही चीज देखी भी, लोगरिथम तो फंक्शन, ए उसका बेस, एक्स उसका इनपुट, एक्स उसका जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डोमेन, हिंदी में बोलते हैं उसका प्रांत, वाई उसका परिसर यानी कि रेंज। अब किसी भी लोगरिथम फंक्शन का जो डोमेन होता है इनपुट, वो कभी नेगेटिव नहीं होता, लॉग नेगेटिव अनडिफाइन होते हैं। अगर लॉग नेगेटिव है, बेस कुछ भी होती है, हालांकि बेस कुछ नहीं हो सकता, बेस या तो 0 से लेके 1 के बीच में होता है, 0 से लेके हाँ, ना तो 0 हो सकता ना 1 हो सकता, या 1 से बड़ा, जैसे log हाफ बेस x सही है, log 0.1 बेस x सही है, या फिर जैसे log 1 बेस x गलत है, log 0 बेस x गलत है, तो उसका बेस या तो 0 से 1 के बीच में होगा, 1 से बड़ा, वो तो होगी बेस की बात। अब यहाँ मॉडुलस क्यों लगाते हैं, मैंने मॉडुलस नहीं लगा रखा, फिर भी यहाँ मॉडुलस क्यों लगाया हुआ मिलता है बुक के अंदर, इसलिए मिलता है अगर log नेगेटिव है तो क्या होता है अनडिफाइंड, क्या होता है अनडिफाइंड। तो इसीलिए जनरली मैंने बच्चों को बोल रखा है कि बार बार में ये चीज याद नहीं रखेंगे, कॉमन सेंस की बात है। उसने ये मॉडुलस इसलिए लगाया है कि अगर वहां नेगेटिव गलती से आ भी जाए, गलती से नेगेटिव आ भी जाए, तो जैसे कि एरिया है ना, मैथमेटिकली कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन में माइनस आ भी जाता है कई बार, 10th क्लास में पढ़ते थे है ना, अभी 12th में भी हम मैट्रिक्स की हेल्प से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते थे, तो वहां आंसर जो है वो नेगेटिव आ जाता था, और किसी चीज का एरिया नेगेटिव हो नहीं सकता, तो आप क्या करते थे कि एरिया ना नेगेटिव नहीं हो सकता, आप उसको छोड़ देते थे। यस और नो, ये खुद का कॉमन सेंस था वो। वैसे ही लोग का जो इनपुट होता है कभी नेगेटिव नहीं होता, अगर नेगेटिव आता तो अनडिफाइंड होता, क्या होता। अब ये जो इंटीग्रेशन है, अरे समझ रहे हो क्या, अब मैं क्या कह रहा हूँ, अनडिफाइन आता, और अनडिफाइन कभी आ नहीं सकता, क्योंकि तो अगर कभी नेगेटिव आ भी जाए, इसीलिए उसने सेफ्टी के लिए वो मॉडुलस यूज में लिया है, तो अपन बार बार में नहीं लेंगे, बाकी होता है मॉडुलस, वो इसीलिए होता है कि नेगेटिव इनपुट हो ही नहीं सकता, तो अगर नेगेटिव 3 भी है तो उसके मॉडुलस ही पढ़ो। अब जैसे मैंने ये हो गया log 3, तो इसे log 3 नहीं पढ़ गए, log mod 3 पढ़ते हैं, समझ गए ना। अब ये तो खैर 3 तो फिक्स है, लेकिन x जैसे, तो x तो बच्चा कुछ भी रख सकता है। अब बच्चे को पता नहीं, ध्यान से मान लो x की वैल्यू -1 रख दे, -2 रख दे, तो -2 वैसे रख नहीं सकते, इसलिए मॉडुलस लगा दिया, क्योंकि log है ना, जैसे इसके मोड लगा हुआ होगा अगर, तो log मॉडुलस -2 log मॉडुलस +2 के ही इक्वल आएगा, समझ गए क्या। हाँ, अगर मॉडुलस ना लगाएं और log -2 अनडिफाइंड, गलत हो जाएगा, इसीलिए मॉडुलस देखा, बाकी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है क्या। अब देखो ये आगे, तो ये तुम्हारे हुए सारे जो क्वेश्चन इक्वेशन बना के इसमें से दी थी उसका सॉल्यूशन। अब आगे थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो उनकी तरफ चलते हैं। तो देखो इन पे थोड़ा ध्यान देना,
वो सर कैसे भाई, ये डिफरेंशियल इक्वेशन भी खुद को बनानी है। मैंने क्या बोला, तुम्हारे कोर्स में वही है, 1 ऑर्डर और 1 डिग्री। पक्का ही तुमको क्या मिलेंगे, dy बाई dx एक तो, और एक x और y के फंक्शन। तो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन अब तुम्हें लैंग्वेज पढ़ के खुद को बनानी है। अभी तो बनी बनाई मिल रही थी, अब खुद को बनानी है और खुद को सोल्व करनी है। सोल्व तो पहले भी खुद ही कर रहे थे, अब बनानी भी खुद को ही है। तो लैंग्वेज को पढ़ो, उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग 1 ऑर्डर और 1 डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे और उसे सोल्व करेंगे। अभी 9.4 पढ़ रहे हैं तो इसमें केवल एक ही मेथड आएगा, वेरिएबल सेपरेशन। इसके अलावा कुछ है नहीं। तुम्हारे टोटल 3 ही है, तो फिलहाल वेरिएबल सेपरेशन चल रही है। 15 क्वेश्चन अपन ऑलरेडी, 14 क्वेश्चन अपन ऑलरेडी कर चुके हैं, तो अभी तक आदत भी हो चुकी है हमें, है ना। तो चलो आगे देखो 15 का, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू दैट पॉइंट 0 0। क्या बोल दिया, इक्वेशन ऑफ कर्व। अरे लास्ट में जितने भी सॉल्यूशन थे वो एक्स और वाई में कोई ना कोई फंक्शन तो थे। अब जब उसको ग्राफ बनाएंगे तो कोई ना कोई पर्टिकुलर ग्राफ बनेगा। तो वो जो ग्राफ बनेगा लास्ट में, जो देखो y इक्वल टू, कुछ आंसर आए थे y इक्वल टू एक्स की फॉर्म में, तो कोई ना कोई फंक्शन होगा, तो उसे कर्व बोल रहे हैं। क्या बोल रहा है, कर्व। तो ये कह रहा है कि वक्र का समीकरण यानी कि कर्व का इक्वेशन बना के दिखाओ। यानी कि कर्व का इक्वेशन तभी तो बनाएंगे तब डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करेंगे। तो पहले डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे फिर उसे सोल्व करेंगे। कह रहा है कि उस कर्व का इक्वेशन फाइंड करो जो 0 0 से पास होता है। यानी कि यहाँ भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछ रहा है, भाई कहां से पास हो रहा है, 0 0 से, तो x की भी 0 और y की भी 0। तो ये चीजें क्यों गिवन है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन c की वैल्यू फाइंड करने के लिए, समझ गए ना। अब जरूरी नहीं है आर्बिट्ररी कांस्टेंट c माने क्या, a b k कुछ भी मान सकते हैं अपन। तो देखो भाई, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व पासिंग थ्रू पॉइंट 0 0। जो ये जो पासिंग पॉइंट है ये कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करने में हेल्प करेंगे, है ना। फिर देखो, एंड हुज डिफरेंशियल इक्वेशन इज, सॉरी इसकी तो डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, आगे वाले में भी दी है, 17 से नहीं दी। तो 15 का तो इजी है। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दी है भाई, y डैश इक्वल टू e टू द पावर x और sin x, है ना। तो y डैश का मतलब क्या होता है, dy बाई dx। तो dy बाई dx क्या करो जी, वेरिएबल सेपरेट करो, है ना। तो dy एज इट इज और ये dx उधर। अच्छा, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन मैंने बता रखा है, डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। यहाँ डायरेक्ट यूज क्यों कर सकते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन का होता तो करते ही तो बीच में आए हैं भाई, ये तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन अब यूज हो रहा है, ये तो है तो चैप्टर उसका डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो मैंने खैर फॉर्मूला लिख सकते हो तुम, dy का इंटीग्रेशन ये। अब इधर से मैं एक फॉर्मूला लिख देता हूँ, अगर किसी बच्चे ने नहीं सीखा, हालांकि फर्स्ट सेकंड से कर सकता है, आई लेट से ये फर्स्ट और ये सेकंड, लेकिन बड़ा हो जाएगा, करना ही पड़ता और करेंगे ही। कई बच्चे करें भी गए, कोई भी दिक्कत नहीं है, कर लेना आराम से, हो जाएगा, टाइम लगेगा। मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, तो e की पावर ax इंटू साइन dx dx। इसका इंटीग्रेशन क्या करा रखा मैंने, ax अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अच्छा भाई, a पहले a साइन bx, एंगल तो हमेशा भी देगा, माइनस b कोस bx। पहले a आता है फिर b आता है, एंगल हमेशा b, a साइन dx माइनस b कोस dx। अगर यहाँ कोस होता तो कोस पहले आता, प्लस आता। अगर यहाँ साइन है तो साइन पहले, कोस बाद में। अब ये प्लस में c, समझ गए क्या। तो ये वाला इंटीग्रेशन अपन यूज करेंगे। अरे बोलो कोई दिक्कत है क्या, ठीक है। अब देखो भाई, अरे कोई दिक्कत है किस बच्चे की, नहीं है। तो a की वैल्यू 1 और b की भी 1, समझ गए ना। अगर यहाँ पे a है, यहाँ पे भी a होता तो बेटा a कॉमन ही आ जाता, तो यहाँ a यहाँ, ठीक है क्या। तो देखो भाई, अब ये क्या बन जाएगा, e टू दी पावर x अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 2 a साइन x माइनस कोस x, ये बिल्कुल डायरेक्ट ये इसका इंटीग्रेशन है, प्लस में c। समझ गए क्या। अब ये जो कर्व है कहां से पास हो रहा है, 1 1 से, तो दिस कर्व पासिंग थ्रू 0 0 0 0 से पास होता है, मतलब x की जगह 0 और y की जगह भी। चलो जी पुट करो, e की पावर 0 बाई 2 साइन 0 की वैल्यू माइनस कोस 0 की प्लस c, e की पावर 0 की 1 बाई 2 माइनस हाफ इधर आगे प्लस का, तो c की वैल्यू क्या है, हाफ। ये हाफ यहाँ रख दो, वो आंसर है। कोई दिक्कत है क्या, बोलो नहीं है, ठीक है। यहाँ तक किसी की दिक्कत है तो नोट कर लो, मैं इतने इंक डाल लेता हूँ, है ना।
और y की जगह -1 पुट करते हैं ना। तो देखो हो जाएगा, तो सेपरेट आराम से हो जाएगा। तो y रखो केवल तुम्हारे पास में, क्या रखो y dy, ये y + 2 इधर आ जाएगा, x + 2 अपॉन में x × dx। तो सर अब क्या करें, अरे 2 जोड़ो 2 घटाओ ऊपर, तो मैंने 2 ऐड कर दिया और 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, फिर अलग अलग कर दो। तो ये तो dy, माइनस log y। अब इसमें एक बार तो x के अपॉन में, x अपॉन में x 1 और एक बार 2 अपॉन में x, समझ गए क्या? अलग अलग कर लो dx और dx। y + 2 अपॉन y + 2 सिंगल dy, -2 अपॉन में 1 सॉरी 2 + y, 2 + y dy। इसका x 2 log x प्लस log c मान लो, तो ठीक है ना। y -2 log 2 + y या y + 2 इक्वल टू x + 2 log x। अच्छा इसको ऊपर ले जाओ, log x का स्क्वायर। log x² × c, समझ गए क्या? यस सर। कोई दिक्कत नहीं है। नहीं। और लोग कितने और लोग ये प्लस का ये उधर ले जाओ, समझ गए क्या? तो y = x पड़ा है, ये माइनस का 2 उधर जाएगा प्लस का, प्लस का। 3 पावर और 2 ऊपर चला जाएगा, log y + 2 का होल स्क्वायर प्लस log c × x², log m प्लस log n, log m × n। तो y = क्या बनेगा भाई, x प्लस log y + 2 y + 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू c x² × c c। अब x की जगह 1 और y की जगह माइनस -1 और x की जगह 1 प्लस log -1 x की जगह -1 और 2 1 का स्क्वायर 1 हाँ इंटू x² -1 का स्क्वायर 3 1, स्क्वायर होगा ना। अच्छा y के y की -1 सही तो है ना, x की 1 आ जाएगी इंटू c, तो ये इधर आ गया -2 इक्वल टू log c। ये कुछ ही नहीं तो बेस e होता है, बेस e इधर आ गई, e की पावर -2, ये c की वैल्यू होगी, समझ गए क्या? अब यहाँ पे देखो भाई, ज्यादा दिमाग मत लगाना, कोई log c ना मान के सिंगल c मानता, log c ना मान के फिर इन दोनों को log को एक तरफ करेंगे, वो सिंगल c log में भी नहीं आएगा, ऐसे पड़ा फिर वो log में कांस्टेंट निकल जाएगा। अब ये c की वैल्यू या तो तुम log इधर ही रख दो दोबारा इसके अंदर, फिर इसको देखो मैं लिख देता हूँ, मैंने मैच करा देता हूँ तुम्हारा एज इट इज, है ना। ये c की वैल्यू आ गई, अब ये c की वैल्यू क्या करूंगा मैं, इसी के अंदर वापस रख दूंगा, फिर दोबारा log m × n, log m + log n, और log e को काट देगा भाई। ये बात दिक्कत है क्या, समझ रहे हो मेरी बात को? तो एक बार यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है आराम से नोट कर लो, है ना। अब मैं रफ करूंगा इसको, और देखो भाई ये रफ कर दूंगा लास्ट में, अच्छा दिख जाएगा आराम से, इधर कर लो, देखो 1 मिनट रुको, है ना। तो इसके अंदर क्या करूंगा, ये c की वैल्यू मैं यहाँ पुट करता हूं, तो y = x प्लस log y + 2 का x² × y + 2 का होल स्क्वायर इंटू c, c की वैल्यू e की पावर -2। अब log m × n, log m प्लस log n, तो क्या हो जाएगा y = x प्लस log x² y + 2 का स्क्वायर, है ना। तो log m प्लस log n, तो रियल लॉजिक कट गया, ये -2 आ जाएगा, वो आंसर मैच हो जाएगा। तो y = x प्लस log x² y + 2 का होल स्क्वायर, और ये कैंसिल हो गया -2। तो तुम इतना लेंथी मत लेके जाना तुम लोग या फिर सिंगल सी, लेकिन हमने सपना बनाएगा, हमने जो कर लिया वो सही है, वे एग्जाम में हमसे जो हो गया वो सही है। पीछे आके मत देखना कि वही लोग और क्या पता लोग मान के कर रखा है क्या, हमारा लास्ट में सोल्व हो गया, बात खत्म। चिंग लेंथ आए, चिंग हार्ड आए, चिंग सिंपल आए, वो तब सोचते जब यहाँ लोग ना लेके सिंगल सी लेते, तो फिर मैं सी की हिसाब से चलता, फिर किसी में आता। अब मैं मैच करने नहीं बैठूंगा, ठीक है ना, ठीक है कर लो नोट क्या करना है, बाद में कर लेना, रख कर दूं, ठीक है ना, मैं कर दूंगा, कल वाली को अपलोड, कल वाली आप लोगों को मिल। तो देखो भैया किसका 16 का है ना। अब ये ऐसे क्वेश्चन है जिसमें डिफरेंशियल इक्वेशन भी पहले खुद को बनानी है। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, -2। कोई कर्व है वो कहां से पास हो रहा है, 0, मतलब ये तो लास्ट में यूज करना है, x की जगह 0, y की जगह -2, किसके लिए,
आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए। ठीक है, फिर वही लैंग्वेज पढ़ते हैं। गिवन दैट एनी पॉइंट एक्स वाई, क्या बोल रहा है कि कोई पॉइंट एक्स वाई ऑन द कर्व, कि मान लो ये कोई कर्व है, क्या है ये कोई कर्व है। दूसरा क्वेश्चन पढ़ लिया, 17 को पढ़ रहे हैं। 17 थी है तो देखो भाई, एक और चश्मा लगा ले। तो कोई पॉइंट है एक्स कोमा वाई और ये कर्व पर कोई पॉइंट है एक्स कोमा वाई, समझ गए ना। अब मुझे नहीं पता कर्व कैसा है, मैंने ऐसी कोई रैंडमली कोई वो बना लिया डायग्राम है ना। ऑन द कर्व द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप, क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट। अच्छा भाई, टेंजेंट की स्लोप क्या होती है, डी वाई बाई डी एक्स एम टेन थीटा वाई टू माइनस वाई मैंने अपॉन एक्स टू माइनस, ये सभी टेंजेंट होती है, सॉरी सभी स्लोप होती है। लेकिन टेंजेंट वाली स्लोप कौन होती है, डी वाई बाई डी एक्स। टेंजेंट वाली स्लोप डी वाई बाई डी एक्स है ना। तो कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का मतलब अकॉर्डिंग टू गिवन लैंग्वेज, अकॉर्डिंग टू गिवन लैंग्वेज है ना। तो जो लैंग्वेज मेरे को बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट और इस कर्व की टेंजेंट, टेंजेंट क्या हुई, डी वाई बाई डी डी टेंजेंट की स्लोप, सॉरी इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट जो कर्व पर है और इस कर्व की टेंजेंट की स्लोप, इसकी स्पर्श रेखा की प्रवणता डाल। तो ये जो टेंजेंट है उसकी स्लोप डी वाई बाई डी एक्स होती है। दोनों का प्रोडक्ट एक्स दोनों का कोऑर्डिनेट प्रोडक्ट इक्वल है, एक्स के इक्वल है, इज इक्वल टू द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट, इसी पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट के इक्वल है। जो पर्टिकुलर सॉरी जो रैंडमली कोई पॉइंट था, आर्बिट्रेरी वेरिएबल पॉइंट, इसकी बात कर रहा है कि इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट और इस कर्व की टेंजेंट की स्लोप का प्रोडक्ट इसी पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट के इक्वल है। अब हमें पूछा क्या, इस कर्व का इक्वेशन, कि इस कर्व का इक्वेशन बताओ भाई साहब। वो पॉइंट कहाँ आएंगे, वो पासिंग पॉइंट है, क्या है कोई भी जनरल वो कोई भी पासिंग पॉइंट है जो इस कर्व पर है। तो लास्ट में जो सॉल्यूशन आएगा उसमें एक्स और वाई की जगह वैल्यू रखूंगा, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या आ जाएगी। चलो करो, सेपरेट कर दो, बहुत ही सिंपल है। तो वाई इंटू डी वाई इक्वल टू एक्स एक्स डी एक्स। चलो जी करो, वाई वाई स्क्वायर बाई टू एक्स स्क्वायर बाई टू एक्स स्क्वायर बाई टू कॉन्स्टेंट क्या मान लू, प्लस सी बाई टू 2 से 2 कर सी बाई टू मान लू, हाँ समझ लो ना। यस सर। अब देखो पीछे मैच करने से सर हमारा तो एज इट इज मैच नहीं हुआ। अरे तो भाई कर्व का इक्वेशन है वो तो मिल जाएगा। एक बात बताओ, जैसे अभी रुको तो मैं तुमको बताता हूँ, 2 से 2 कट गया, तो ये क्या बनेगा भाई, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी। अच्छा वाई की वैल्यू माइनस टू का स्क्वायर 4 और इसकी 0, सी की वैल्यू क्या है भाई साहब 4, और यही सी की इसमें रख दो दोबारा, वो वाले पॉइंट इसमें रखे थे ना। तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू आंसर है 4। अब एक बात बताओ, ये कौन है, ये हाइपरबोला है, कौन है हाइपरबोला। अरे बात ये क्या, अब ये कुछ और भी हो सकता था, 4 की जगह कुछ और कर देते, अरे लेकिन 4 की जगह में कुछ और कर देता तो भी तो हाइपरबोला ही रहता। 4 की जगह 3 रख लेता, 2 रख लेता, 9 रख लेता, 8 रख लेता, हाइपरबोला ही था। अरे ये सुनो, अब ये चेक कर लो, देखो ये जो पॉइंट है उसे सेटिस्फाई कर देगा, चेक कर लो, करेंगे। एक्स वाई की जगह माइनस टू का स्क्वायर 4 इक्वल टू 4, LHS इक्वल टू RHS। अच्छा मान लो मैं C/2 नहीं मानता, क्या नहीं मानता रे, चलो जब चेक करके देखते हैं। या लो मैंने केवल C मान लिया, मान लो मैंने C/2 ना मान के C मान लिया, भाई मुझे सपना ढूंढना है कि C/2 सपोज करो, तो मैंने C मान लिया। अब यहाँ पे y की वैल्यू -2 का स्क्वायर 4/2 और ये 0, तो C की वैल्यू क्या आएगी। अब C की वैल्यू 2 आने से आंसर गलत नहीं होगा, आंसर सही होगा और इसे दोबारा सेटिस्फाई करेगा। करके देख लो, ये C की वैल्यू दोबारा इसमें रखो, y स्क्वायर अपॉन 2 x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2 सबको 2 से इंटू कर दो, तो x स्क्वायर प्लस 4, तो y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 ही आया ना। तो पहले भी 4 है, बाद में भी 4 है। अरे ये सुनो, तो कहने का मतलब ये है कि देखो भाई अगर यहाँ पे 3, 2 वगैरह कुछ हो रहा था तो इक्वेशन फिर उसके हिसाब से बनती। मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई C/2 या फिर C मानते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और C/2 मानेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब लोग की तो चलन आ नहीं रहा कि अपन लोग बनाए,
समझ रहे हो क्या? तो इससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वेशन उसके हिसाब से बनेगी। अब जैसे कि यहाँ पे c की वैल्यू 4 आई, यहाँ पे c की वैल्यू 2 आई। 2 आई। अब तुम बोलोगे c की 4 आ रही है, c की 2, अरे तो लास्ट में जो फाइनल आंसर है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे c की वैल्यू इस हिसाब से आई है कि वो अपने आप उसी इक्वेशन में एडजस्ट हो जाएगी जो इसे सेटिस्फाई करते होंगे। यहाँ पे c की वैल्यू इस हिसाब से आई है कि ऐसा इक्वेशन बनेगा, फिर भी वो उसे सेटिस्फाई करेगा। तो c की वैल्यू अलग अलग आने से फिर भी लास्ट में आंसर सेम आ रहा है। अरे बात क्लियर है क्या? तो ये कोई इसका मतलब कोई बड़ी गणेश नहीं है, c/2 माने या c माने सही आएगा, ठीक है ना? ठीक है, कोई दिक्कत? रब कर दूं? अब आगे नेक्स्ट देखो, कौन सा था? 17 का, 17 का ही था। अब देखो भाई, अब बात करेंगे अपन 18 की। तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन है 18 भी। एट एनी पॉइंट एक्स वाई ऑफ कर्व, लैंग्वेज सेम टू सेम है, वैसा ही कोई ना कोई कर्व लेना है। वैसा ही क्यों, कोई भी रैंडमली उस पे कोई पॉइंट एक्स कोमा वाई लेना है ना। तो मान लो यही वो कर्व है और इस पे कोई पॉइंट क्या ले लिया भाई? एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई। क्या बोल रहा है भाई साहब? द स्लोप ऑफ दैट टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होती है? अकॉर्डिंग टू गिवन। तो अकॉर्डिंग टू गिवन स्लोप ऑफ टेंजेंट बोलो dy बाई dx। तो बोल रहा है कि भाई द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज ट्वाइस। ये जो टेंजेंट की स्लोप है, स्पर्श रेखा की प्रवणता dy बाई dx होती है, ये ट्वाइस है। किसकी ट्वाइस? द स्लोप ऑफ द लाइन। स्लोप ऑफ द लाइन, किसी लाइन, और लाइन की स्लोप क्या होती है? जो 2 पॉइंट से पास होती है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x। पहले तो मैं ऐसे ले लेता हूं कि ये ट्वाइस है स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट, स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू -4 -3 और एक xy है माइनस ना वो तो कर्व पे कोई पॉइंट है, वो स्ट्रेट लाइन, समझ रहे हो? वो नहीं है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व गिवन दैट। हाँ सही है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। देखो भाई, वो जो लास्ट में दिए हैं वो पासिंग पॉइंट है एक्स और वाई। अब जो लाइन सेगमेंट है उस पे एक पॉइंट तो -4 -3 एंड एक्स कोमा वाई। भाई एक बात बताऊं, इस पॉइंट पर टेंजेंट तो ये लाइन एक्स वाई से भी तो पास हो रही है। डायग्राम में थोड़ा बड़ा बना के दिखाऊं, यहाँ पे कर लो। जैसे ये कोई कर्व है, इस पे कोई पॉइंट एक्स और वाई लिया, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। क्या है? स्पर्श बिंदु। अब जो स्पर्श रेखा गुजरेगी, जो टेंजेंट पास होगी, यहीं से तो होगी। ये तो टेंजेंट की स्लोप। अब वो जो टेंजेंट है, एक तो हमेशा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मैंने बोला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किस को सेटिस्फाई करता है? कर्व को, टेंजेंट को, नॉर्मल को। 6 के चैप्टर में पढ़ाया था। इसको नॉर्मल, अभिलंब का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण और वक्र का समीकरण। तो कर्व को, टेंजेंट को और नॉर्मल को। तो वो जो नॉर्मल है, एक तो एक्स वाई से पास होगी और एक पासिंग पॉइंट -4 -3। तो ये 2 पॉइंट पासिंग पॉइंट हो गए लाइन सेगमेंट के। ये लाइन सेगमेंट हो गया, सेगमेंट मतलब टुकड़ा। तो ये लाइन सेगमेंट हो गया। तो मैंने बोला कि इस टेंजेंट की स्लोप या तो टेंजेंट से dy बाई dx निकालते हैं या कर्व से, एक ही बात होती है। समझ गए ना? तो दोनों से जो dy बाई dx आएगा वो टेंजेंट ऑफ स्लोप ही मानी जाती है। तो dy बाई dx जो है वो ट्वाइस है किसका? स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू दिस वन। ये मैंने तुमको डायग्राम बना के समझा दिया। अब उसके अंदर अच्छा 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x। चलो करो, तो देखो क्या हो जाएगा? dy अपॉन में dx ट्वाइस y2 माइनस y1 माइनस प्लस अपॉन में x2 माइनस x1। सही बात है क्या? अब सेपरेट कर लो। हाँ बोलो सर। पहले y माइनस y1 होता है, फिर इक्वल टू में y2 माइनस y1 होगा। 2 पॉइंट स्लोप क्या स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 हो गया। ये 2 पॉइंट्स जो होते हैं x1 y1 और x2 y2, तो इसकी स्लोप कैसे निकालते हैं? dy बाई dx y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। चेंज इन y कोऑर्डिनेट, चेंज इन x कोऑर्डिनेट, यानी कि डेल y अपॉन में डेल x। ये तो होगा, समझ गए ना? तो देखो भाई, तो ये इसकी स्लोप आ गई लाइन। कोई दिक्कत है क्या? बोलो। ठीक है भाई। अब देखो इधर ध्यान दो, मैं लैंग्वेज को दोबारा पढ़ लेता हूं। द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट टू द कॉन्टेक्ट।
अब दोबारा एक बात बता दूं तुमको मैं, ये क्या आई? टेंजेंट, सॉरी स्लोप। क्या आई? स्लोप। और ये भी क्या है? स्लोप। dy बाई डी किसकी स्लोप है? टेंजेंट टेंजेंट की। और ये लाइन की लाइन की, ये टेंजेंट की नहीं देखी, क्योंकि लाइन की स्लोप अगर वो लाइन टेंजेंट ही है, अरे मैंने बोला कि टेंजेंट से dy बाई डी, मान लो ये कोई टेंजेंट है, ax प्लस dy प्लस सी इक्वल टू 0, ये मान लो टेंजेंट है, कोई जनरल लाइन नहीं, मान लो टेंजेंट है। अरे ये सुनो, तो यहां से dy बाई डी और कर्व से निकाला गया dy बाई डी दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अगर ये जो स्लोप टेंजेंट की होती तो ये ट्वाइस नहीं होता, ये तो इक्वल आती, क्योंकि कर्व से निकाल ली गया dy बाई डी और टेंजेंट से निकाला गया dy बाई डी क्या होते हैं? सेम। यानी कि ये जो स्लोप है ये टेंजेंट की नहीं है, वो किसी और की है। अब आप बोलोगे, एक मिनट रुको, अब आप बोलोगे सर आपने तो इसे टेंजेंट शो कर रखा है एक्स वाई से टच करा के, मैंने बाद में पढ़ा है, अगले ने ऐसे बोला है उस लाइन की स्लोप का ट्वाइस है जो लाइन -4 -3 और पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से पास होती है। मतलब ये टेंजेंट होना जरूरी नहीं है, कह रहा कोई भी लाइन है, परपेंडिकुलर भी कोई जरूरी नहीं, कुछ भी। वो जो लाइन है एक तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से और एक -4 और -3 से। तो इतना दिमाग तो पता लगाना ही था, पता हमें पहले से ही है कि अगर ये टेंजेंट की ही स्लोप होती है, किसकी? तो फिर dy बाई डी के प्योर इक्वल आती, उसके ट्वाइस के इक्वल नहीं आती, उसके प्योर इक्वल आती। यानी कि टेंजेंट की स्लोप नहीं है, कोई और ही लाइन है, कोई और ही लाइन। अब x और y से क्यों पास कराया? क्वेश्चन में गिवन है, साफ साफ पढ़ सकते हो कि स्लोप ऑफ द लाइन विच पासिंग थ्रू -4, -3 एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, यानी कि एक्स वाई पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ही है, लेकिन ये जो लाइन है वो टेंजेंट नहीं हो, कोई और ही है। और ये लाइन एक तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से, एक -4 और -3 से, 2 पॉइंट से पास हो रही है, समझ गए ना? यानी ये कंफर्म है कि ये टेंजेंट तो नहीं है, वरना ये दोनों क्या आती? इक्वल, क्योंकि ये भी लाइन की स्लोप होती है, ये भी लाइन की स्लोप होती है, इक्वल आती, ट्वाइस नहीं आती। ये बातें क्लियर है क्या? वो मैंने ढंग से पढ़ा नहीं तो मैं टेंजेंट नाम ले रहा था इतनी देर पहले, अरे समझ गए क्या? इसलिए मैंने मेरा डायग्राम चेंज कर दिया। कोई दिक्कत है क्या बोलो? हाँ तो बस इसे सोल्व करो, सेपरेट करो। तो इसे सेपरेट करेंगे क्या जाएगा, है ना? तो इसे सेपरेट करते हैं तो भाई dy अपॉन में 2 टाइम्स y प्लस 3 ना कांस्टेंट हो, माइनस और प्लस उधर से हटाएंगे नहीं, उधर से कुछ ही नहीं लाएंगे, छोड़ के वेरिएबल को, जो भी चीज होती है उधर रखो, 2 वगैरह कुछ भी हो, सब कुछ उधर, इधर केवल y की टर्म। अब उधर हो जाएगा 2dx अपॉन में x प्लस 4 और बोथ साइड क्या कर दो भाई? इंटीग्रेशन। लॉग, तो ये रफ कर दूं, है ना? तो ये कर दूं मैं रफ। तो इसका आंसर क्या जाएगा भाई? log y प्लस 3 log y प्लस 3 2 log x प्लस 4 प्लस log c। अब log आ रहा है तो log में सपोज कर लिया, कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना? ये तो अब ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो देखो भाई log y प्लस 3 इक्वल टू ये ऊपर चला जाएगा, तो log x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस log c। अब ये जो कर्व है लास्ट में देखो, लास्ट में पॉइंट देखा कहां से पास हो रहा है? -2, तो कर्व पासिंग थ्रू, तो कर्व कहां से पास हो रहा है? -2, 1। तो x की जगह -2 और y की जगह 1 और 3 4, तो ये तो जाएगा log 4, log x की जगह -2 ना, -2 और 4 2 का स्क्वायर 4 प्लस log c, log 4 से log 4 कैंसिल, और ये इधर क्या बचा? 0, तो log e बेस c, e की पावर 0 इक्वल टू c, यानी कि c की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1 और log 1, अरे c की वैल्यू 1 रखोगे और log 1 0 हो जाएगा, यानी ये आंसर आएगा, यानी log से log कैंसिल होगा। अरे मेरी बात समझ रहे हो क्या? ये c की जो वैल्यू है ये वहां पुट करनी है, तो फाइनली जो आंसर आएगा यहाँ देख लो इधर, x प्लस 4 का स्क्वायर -3, तो log y प्लस 3 एज इट इज इक्वल टू log x प्लस 4 की स्क्वायर प्लस log c, और log c की वैल्यू 1 और log 1 की वैल्यू, तो log से log कैंसिल, तो फाइनली x प्लस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू y प्लस 3 इज द कर्व। ये पैराबोला है, x की क्वाड्रेटिक है, इसके अंदर y की लीनियर है, पैराबोला। हालांकि हमें ये नहीं पूछा कौन सा है, अरे समझ गए ना? है हाइपरबोला वगैरह कुछ नहीं पूछा, अब लेने
ये पूरा सॉल्यूशन जो था ये 18 के क्वेश्चन का था, ठीक है ना। तो इसमें जो गिवन था उसके अकॉर्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई, उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व किया, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट निकाल लिया, दोबारा पुट कर दिया, आंसर आ गया। कोई दिक्कत है क्या बोलो? देख लो, एक बार नोट करो तो कर लो, नहीं बाद में करो तो बाद में कर लेना। ये वाला बेसिक है 22 21 अरे भाई नहीं आएगा तो मेरे को पता है, कल आके मेरे से पूछोगी। अभी फिलहाल कौन सा पूछ रहे हो? 20 इन ए बैंक, क्या बोल दिया इसने? बैंक भाई ये बैंक की बात होगी, बताओ कहाँ पैसे वैसे की। इन ए बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली, कंटिन्यूअसली प्रिंसिपल बढ़ रहा है। वही जमा तो प्रिंसिपल कराया था वही बढ़ रहा है, इंटरेस्ट मिला मिलू के, है ना। ठीक है, एट द रेट ऑफ R% पर ईयर। पर ईयर कितना बढ़ रहा है? R%। समझ गए क्या? फाइंड द वैल्यू ऑफ R, वो जो रेट है उसी की वैल्यू पूछ लिया अगले ने। इफ 100 डबल इटसेल्फ इन 10 years, ओहो 100 रुपए उसने जमा कराए। और 10 साल में तो 100 हो मतलब गए। इतने से पैसे के लिए अगला मेरे से क्वेश्चन पूछ रहा है, एक काम करो 100 रुपए निकाल के दे दो, तू भाई मत जमा करा के दे, ये 100 रुपए ले तेरे और तू खरीद जा बाजा। 100 रुपए जमा कराए और ये 10 साल में क्या हो रहे हैं? डबल हो रहे हैं। समझ गए क्या भाई? डबल बड़ी बात है यहाँ पे, 100 रुपए बड़ी बात नहीं, डबल हो रहे हैं। आगे देखो तो देखो, एक से भले दो। आप मान ले तू जब पैदा हुई थी और उस टाइम में मान लो 5 लाख रुपए जमा करवाए हो, तो 10 साल में डबल हो जाते हैं। तू जब 20 साल की होगी, कॉलेज में जाएगी, आगे तो तेरे को जरूरत पड़ेगी पैसे वैसे की। मान लो जैसे हरकतें वैसे तो और भी पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो मतलब 5 लाख रुपए जमा कराए होते तो 10 लाख रुपए काम आते। अब पैसों में मतलब तुम ये देखो डबल। अब वो 100 क्यों जमा कराए? तुम मेरे से क्यों लड़ रहे हो? जिसने जमा कराए पापा से मम्मी से, उनसे लड़ना चाहिए ना। 100 क्यों जमा कराए? समझ रहे हो क्या? खैर ये क्लेश यहीं पे बंद करते हैं। आज आगे पूछना, पैदा हो जब कुछ जमा तो कराए थे क्या? तो देखो चलो इसको क्वेश्चन को सोल्व करते हैं ना। इधर ध्यान दो, इधर ओ हेलो, इधर ध्यान दो। इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीज कंटिन्यूअसली एट द रेट ऑफ R% पर ईयर। अब पहले तो मेरे को रेट ऑफ चेंज समझ लो ना, रेट ऑफ चेंज। अब क्या है कि भैया तो y सपोज करना पड़ेगा या फिर प्रिंसिपल p सपोज करना पड़ेगा। प्रिंसिपल को p या प्रिंसिपल को क्या सपोज करना पड़ेगा? y। तो प्रिंसिपल को y सपोज कर लूंगा मैं या p सपोज करूं? तो बताओ, p कर लूं कि प्रिंसिपल को क्या सपोज कर लिया? p। तो ये प्रिंसिपल प्राइस है, समझ गए क्या? ठीक है। अब बंदा बोल रहा है इन ए बैंक प्रिंसिपल इंक्रीज कंटिन्यूअसली। ये जो इंक्रीज हो रहा है मतलब बढ़ रहा है। कौन बढ़ रहा है? P। प्रिंसिपल बढ़ रहा है मतलब कि किस में रेट ऑफ चेंज? P में। किसके रेस्पेक्ट में? T के। अरे T के क्यों लिखा? पता है कि बात T के क्यों लिखा? टाइम के रिस्पेक्ट में टाइम के करस्पॉन्डिंग ही चेंज आ रहा है इसके अंदर। तो D अपॉन में dt किसमें? P में। यस और नो? वो से dy by dx का है। अरे तो p को y मान लो, एक ही बात है। तो dp अपॉन dt। अच्छा ये जो चेंज है कितना है? R%। क्या भाई? R%। ये बात है इसने इसमें। अब किस R% किस में चेंज हो रहा है? R% ऑफ p। अरे p में तो हो रहा है। ये लॉजिक समझ आएगी नहीं यार? ठीक है। अब देखो dp अपॉन dt, कोई दिक्कत? अरे R% किसका? प्रिंसिपल का। तो R% ऑफ P। अच्छा R की जगह R परसेंट पर का मतलब अपॉन और सेंट। अरे सेंट का मतलब कोबरा हो नहीं, सेंट का मतलब 100। वो 100 बोलो 90 रुपए में 3 मेरे मिलते हो। कोबरा गांव में लगाते हैं, गांव में भाई पहले कोबरा जो सेंट होने का खतरनाक क्रेज हो। अच्छा मतलब की बैग माइन है कोई एक बार भाई के लगा रखो, जो सेंट लगा रखो, कोबरा है कोबरा। अब डायरी का 3 बोतल लाए हो तो देखो भाई दे तो R अपॉन में 100 इंटू P। कोई दिक्कत है क्या? मैंने कुछ गलत लिखा है क्या? सही लिखा है मेरे हिसाब से, ठीक है ना? ठीक है भाई। अब ये इक्वेशन मिल गई डिफरेंशियल इक्वेशन। मेरे को क्या करें? p नीचे आएगा, इंटीग्रेशन करें और क्या करें? तो क्या हो जाएगा? P अपॉन में आ जाएगा। तो dp अपॉन P इक्वल टू R अपॉन में 100 और dt। सही है। बहुत साइड क्या कर लो? इंटीग्रेशन। R तो फिक्स है, कांस्टेंट है। आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है लेकिन कांस्टेंट है।
कि भी Yes. 3%, 4%, 5%, ये कोई फिक्स आएगी, कोई वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल या तो पी है या टी है, टी है। दो ही चीजों में हो रहा है, इसमें हो रहा है, इसके रेस्पेक्ट में हो रहा है। हाँ, आर तो कांस्टेंट है, तो आर बाहर आ जाएगा। इसका बोलो log p, ई बेस वाला p, इंटीग्रेशन डिफरेंशियल में ई बेस वाला, आर अपॉन में 100 तो कांस्टेंट, हाँ, और dt का t प्लस सी, c, यस और नो। Yes. ये p उधर जाके क्या हो जाएगा, अरे सब e की पावर में चला जाएगा ना, हाँ, किस में चला जाएगा, ई की पावर, e की पावर में। अच्छा यहाँ पे e की पावर में ले जाओगे, थोड़ी देर बाद में ले जाना, इतना ही छोड़ दूं मैं कि मेरा आंसर तो ये आ गया भाई। अब बोलोगे सर ये पीछे आंसर नहीं देखा, मेरे को पता तो क्यों नहीं देखा। अगला आर की वैल्यू पूछ रहा है, इसकी वैल्यू थोड़ा पूछ रहा है, ये तो तुम्हारा सॉल्यूशन आया। अब जो गिवन कंडीशन होगी उनकी हेल्प लेके आर की वैल्यू पूछिए, किसकी वैल्यू पूछिए, आर की वैल्यू, कि वो जो इंक्रीज हो रहा था वो किस रेट से हो रहा था। चलो आगे पढ़ते हैं। रुपीज दे दी। अब डबल, अरे भाई स्टार्टिंग में जब पैसे जमा कराने शुरू किए थे, आज मैं पैसे जमा कराना शुरू करूं तो आज मैं जीरो, मतलब कि आज का जो टाइम है जीरो है, आज का दिन पूरा हो जाएगा कल, तो कल जाके एक दिन पूरा होगा, परसों जाके 2 दिन पूरे होंगे, लेकिन आज फिलहाल टाइम कितना है, 0 ईयर। अरे ये सुनो, तो मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ, एलिमेंट्री टाइम, जैसे एलिमेंट्री स्पीड भाई व्हेन t इक्वल टू 0, सबसे पहले, अरे 0 मतलब फर्स्ट डे, फर्स्ट डे कितने रुपए जमा कराए थे भाई साहब ने, 100 रुपए। पहला दिन यानी 1 नहीं, अरे पहला दिन तो तब होता जब 24 घंटे पूरे हो जाते, अपने तो भिड़ते जमा करा के आए तो 0 से, एक दिन तो कल की डेट में पूरा होगा, आज जमा कराए तो, और हम आज की बात कर रहे हैं, आज अभी चल रहा है 0 है, यस और नो। यस, तो व्हेन t इक्वल टू 0, p इक्वल टू 100। अब ये क्या बोल रहा है, एक और केस देखा है, व्हेन, हाँ आफ्टर 10 ईयर, जब टाइम इक्वल टू 10, पैसा इसका डबल, 200 का डबल, 100 का डबल, 200 डबल कर रहा है। वो बाद की बात है, पहले ये तो करो यार, है ना। अब देखो लग दू क्या, Yes, sir. तो log e बेस p, पी r की वैल्यू मुझे नहीं, नहीं पता, t की वैल्यू 0 और c की वैल्यू c, बस उसे p की 100 क्या रखो, बाद में रखूंगा, चलो रख दो पहले से 100 रख दो, क्या 100, ये लो भी 100, ठीक है। अब ये तो पूरा 0, तो c की वैल्यू क्या आई, log e बेस 100, कौन सा बेस 100, ई बेस, इसका बाद में यूज करेंगे। ये मेरे पास c की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई, सी, अब ये c की वैल्यू दोबारा इसी इक्वेशन में रख दो, इसमें पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो भी log p एज इट इज, log p एज इट इज इक्वल टू r बाई 100 एज इट इज इनटू मेक t एज इट इज, c की वैल्यू log e बेस 100। अब log की टर्म एक तरफ, चलो बाद में करेंगे। अब क्या बोल रहा है सेकंड केस, व्हेन टाइम इक्वल टू 10 ईयर, 10 साल बाद में ताना बड़ी होगी, ये ब्रेक में जाकर खड़ी हो जाएगी, पैसा दे, 200 रुपए, हाँ 200 रुपया, तो देखो ये, तो व्हेन t इज इक्वल टू 10, तो मेरे को एक बहुत अच्छी बात याद आ रही है, टाइम इक्वल टू 10 तो पैसा कितना हो जाएगा, डबल, तो जो p है वो, तो जो पैसा है वो डबल हो जाएगा। अरे अक्षय कुमार वाली वो नहीं 21 दिन में पैसा डबल। अच्छा पैसे की कोई बात याद आ रही थी, मैं भूल गया। आपकी एक बार क्या हुआ, ये प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं इन्होंने वो जन धन खाते होते चले थे, तो बोले भाई मोदी पैसा दे रहा है, पैसा दे रहा है, पैसा दे रहा है ना, तो कार्ड दिखाने से, कार्ड वो नोटबंदी ये था कि जिनके लड़कियों की लड़कों के घर में शादी है, तो वैसे पैसे डबल चेंज नहीं हो रहे थे, 4000 रुपए हो रहे थे एक दिन में ना, कि 4000 रुपए का चेंज मिल सकता है, ज्यादा नहीं मिलेगा, और वो मिल ही सकता था, वो तो कोई जानकारी थी, वो भले कोई चेंज करा ले, है ना। कई जने उस टाइम पे मोदी ने जो क्या था, मोनेटाइजेशन जो भी, तो मेरे को डी अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं हटा देता हूँ, है ना। तो उस टाइम में क्या हुआ, माल लगा हमको एक आदमी, और भाई बैंक में जा खड़े हो कार्ड लेके, बोले पैसा, तो बैंक कार्ड में क्यों आया, तू लोग दिन की अखबार मारिए, देख बोले कार्ड दिखा के पैसे ले सकते हैं। अरे तो बेटी का बाप खाते में होना चाहिए, कार्ड दिखा के पैसे तो खैर एक आदमी हमारे गाँव में पास की, मैंने कहीं ना कहीं पढ़ा था, लेकिन मैंने खैर हमारे गाँव पैसे जोड़ दिया, ठीक है ना। देखो भाई, तो वो बड़ा भाई दिन को बैठो, बोलो अखबार की कटिंग ले साले, यो देख लो ऐसा देख, कार्ड दिखाने से, कार्ड दिखाकर पैसे ले सकते हैं। अरे खाते में होना चाहिए बेटे। तो तान्या पहले 100 रुपए जमा करवाएंगे जब भी तो सही है। अब पता नहीं कार्ड दिखाएगी ये क्या
ये ला के पेटी कर तो P इक्वल टू 200 तो देखो ये देखो यार सामने आ रहा है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो log P की वैल्यू 200 इक्वल टू R बाई 100, T की वैल्यू बोलो 10 और log E बेस 100। चलो जी इधर आ गया। log 200 माइनस log 100, 200 अपॉन में 100। log का बेस E है R बाई 10, यानी कि log E बेस 2 और R बाई 10, ये 10 इधर आ जाएगा। log E बेस 2 देखो, अब मुझे ये तो याद है, जो ब्रिग्स नाम का मैथमेटिशियन था, कौन था? उसने जो टेबल बनाई थी, क्या बनाई थी? वो बेस 10 लेके बनाई थी। क्या लेके? log 10 बेस 2 की वैल्यू होती है 0.3010। log 10 बेस 3 की वैल्यू होती है 0.4771। log 4 की वैल्यू इसका ट्वाइस, log 5 की भी निकाल सकते हैं 10/2 लिख के, लेकिन ये सारी वैल्यू किसकी होती है? log 10 बेस। अरे सुनो, अब log E बेस 2 और log 10 बेस 2 दोनों में क्या रिलेशन होता है? दोनों में लिखिएगा 10 बेस। बता दूं क्या? E बेस वाला 2 10 बेस वाले को 2.303 से मल्टीप्लाई करने से, जो तुम्हारे पास में 10 बेस वाले याद है, कौन से याद है? 10 बेस वाली टेबल जो पीछे वो 10 बेस वाली मिलती है। अच्छा, log E बेस का मतलब होता है नेचुरल log। क्या होता है? ln। जो तुम पूछ रहे थे ना ln, उसका मतलब E। तो log नेचुरल किसने बनाया था? नेपियर ने। इसे नेपियर का लोगरिथम भी बोलते हैं। और ये किसने बनाए थे? ब्रिग ने। ब्रिग नाम का मैथमेटिशियन था। हालांकि इसने बुक में दिया है, इतनी मेहनत क्यों करा रहे हो मेरे से, कि 2.303 को मल्टीप्लाई कर लो इससे, 0.3 ये वाला आपको मिल जाएगा, लेकिन बुक में ऑलरेडी गिवन है। तो log E बेस 2 की वैल्यू क्या है? 0.6931। ये एग्जाम में भी मिलेगी, टेंशन मत लो, ठीक है ना? याद करने को जरूरत नहीं है। तो यहाँ 10 इंटू log क्या वैल्यू देखिए इसकी 0.6931 इक्वल टू R। इससे मल्टीप्लाई करते 0 आ जाएगा, तो 6.931 इक्वल टू R। तो जो रेट ऑफ चेंज है, सॉरी रेट, अरे ब्याज की, इंटरेस्ट की कितनी है? 6.931। ध्यान रखना R% किस में बढ़ रहा था? P में। तो किसका R%? ऑफ P। ये देखो भाई, दोबारा ध्यान दो, कौन सा क्वेश्चन है? 20 का ना। तो मेरी बात पे गौर करना। प्रिंसिपल को क्या लिख दिया? P। तुम क्या लिख सकते थे? Y भी लिख सकते थे। तो dp/dt यानी कि प्रिंसिपल इंक्रीज हो रहा है, मतलब उसमें चेंज। अब d/t टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज, d/dl लेंथ के रेस्पेक्ट में चेंज, d/dθ एंगल के रेस्पेक्ट में चेंज, है ना? d/dr रेडियस के रेस्पेक्ट में, ये मैंने पहले डिस्कस किया है चैप्टर में। अब d/dt टाइम के रेस्पेक्ट में, p प्रिंसिपल में चेंज, पॉजिटिव चेंज हो रहा है, R% ऑफ P। पूरा इक्वेशन मिल गया तुमको। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या? सेम टू सेम 19 का है, ये 20 का तुमने मेरे से पूछ लिया, उतार लो, या फिर बाद में उतार लेना इसमें से देख के। हाँ, क्या था वो क्वेश्चन? 22 का ना। अब देखो, दिमाग लगाते हो बैठ के तो कहीं होगा ही, है ना? शुरू में वो इक्वेशन नहीं मिली, तो उस वजह से दिक्कत हो गई। तो क्या बोलना है? इन अ कल्चर द बैक्टीरिया काउंट इज 1 लाख। तो शुरू में तो 1 लाख यूज में नहीं लेंगे, बाद में लेंगे। तो बैक्टीरिया वो क्या सपोज कर लेते हैं? बी। तो बैक्टीरिया जो स्टार्टिंग में है वो बी है। कितने हैं? बी है। अब ये बोल रहा है कि रेट ऑफ ग्रोथ, बैक्टीरिया की जो ग्रोथ जो है वो कितनी, किसके प्रोपोर्शनल है? प्रेजेंट में बैक्टीरिया कितने हैं? बी। अच्छा, ग्रोथ टाइम के रेस्पेक्ट में dp/dt, प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊंगा तो k into b। जो उसकी ग्रोथ है वो ओरिजिन में जितने हैं उसी के प्रोपोर्शनल है। अब इसको सेपरेट कर दो, dv/b इक्वल टू k into dt, बोथ साइड इंटीग्रेशन, तो log b इक्वल टू k और dt प्लस c। अब काम में आएगा। अब हमें क्या कह रहा है कि 2 आवर्स में बैक्टीरिया, देखो शुरू में बैक्टीरिया कितने थे? 10%। शुरू में बैक्टीरिया 1 लाख थे। और अब ये कह रहा है कि भाई 2 आवर्स में 10% इंक्रीज हो जाएंगे। 10% क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे ना। तो 1 लाख का 10%, 1,10,000। समझ गए क्या? तो टाइम इक्वल टू 2 पुट करूंगा मैं। क्या पुट करूंगा? तो b की वैल्यू 1,10,000। ये क्यों पुट करी? पता चल गया कि 2 घंटे में
1 लाख से बढ़ के 1,10,000 ये पहुंच जाएंगे। बात क्लियर है? तो टी की ये हाँ और बी की ये यहां रख दूं हाँ इक्वेशन फर्स्ट फर्स्ट में। ये था वो लॉजिक, समझ गए क्या? और हमने ये पढ़ी नहीं थी पहले। अब टी की वैल्यू यहाँ पे 2 रख दो और बी की ये रख दो, तो रखो log 1,10,000 है ना, इक्वल टू 2k प्लस सी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो भैया, अब किसकी वैल्यू निकालते हैं? शुरू में देखो, शुरू में 1 मिनट केस देखो, केस स्टार्टिंग में बी की वैल्यू कितनी थी? 1 लाख। तो जो स्टार्टिंग में 1 लाख थी, स्टार्टिंग कब? जब टाइम 0 था। भाई शुरू में 1 लाख तो ऑलरेडी थे वहां, जब हमने काउंट करने स्टार्ट ही नहीं किए थे तभी 1 लाख थे। तो जब टाइम 0 आवर्स था तो बैक्टीरिया 1 लाख थे। तो रखो यहाँ पे बी की जगह। अब बी कहाँ रखें? 1 लाख रखेगा ना सर, ये पहले रखे फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे log 1 फर्स्ट में, इसमें भी इन इक्वेशन फर्स्ट log एक 1 लाख इक्वेशन तो ये मिल गया, एक यहाँ से, log 1 लाख तो log 1 लाख प्लस c इक्वल्स टू c होता है इज T इक्वल zero टू है। सी। और इक्वल टू t0 है प्लस सी, तो सी की वैल्यू आ गई। तो ये दोनों इक्वेशन का यूज करो, किसका? सेकंड और थर्ड का। समझ गए ना कि बैक्टीरिया 1 लाख के बढ़ के 10% बढ़ के 1,10,000 हो जाएंगे कब? 2 घंटे बाद में। तो टी की वैल्यू 2, तो बी की वैल्यू पुट करके इक्वेशन नाम देके छोड़ दिया। स्टार्टिंग में जब टाइम 0 था, जब हमने बैक्टीरिया काउंट ही नहीं करे, जब हम उस कल्चर में गए तो 1 लाख ऑलरेडी बैक्टीरिया वहां बैठे थे, यानी कि टाइम जब 0 था तो बैक्टीरिया 1 लाख। अब इसमें तो बी है नहीं, उसमें रखोगे तो बी की जगह 1 लाख, टी की जगह 0, तो सी। अब तुम्हारे पास में सी भी है और ये सी की वैल्यू इसमें रख दोगे तो के भी आ जाएगा। अब आपसे पूछा क्या है कि 2 लाख कितने टाइम बाद में हो जाएंगे? तो आप सपोज करो टी टाइम बाद में हो जाएंगे, और t की तो नंबर ऑफ बैक्टीरिया इंक्रीज एट 2 लाख व्हेन टाइम इक्वल टू 2 आवर्स। समझ रहे हो क्या? तो मैं इन दोनों का यूज करके टी की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, पहले तो इसका k की है, और इसमें के और सी दोनों की रखनी पड़ेगी। तो भाई पहले साहब k की निकाल लेते हैं सर। सी की तो आ ही रही है, ये सी की उसमें रख के के की निकाल लो। तो log 1,10,000 इक्वल टू 2k, सी की वैल्यू log 1 लाख। समझ गए? ये 1 लाख इधर आगे माइनस का log m माइनस log n m अपॉन n, 4 0 से 4 0 11/10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 11/10 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ के, K is equal 2 to half ट्वाइस ऑफ के। हाँ, इतने का अब 2 इधर half of हाफ, तो ये किसकी वैल्यू होगी? K। के की। अब के की और सी की दोनों वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, तो पुट इन इक्वेशन उसमें t बराबर इधर से कर दो क्या? टाइम t पे अपने 2 लाख, हाँ, टाइम टी। तो कह रहा है कि टाइम जब टी ओवर्स है क्या है, तो 2 लाख तो बैक्टीरिया 2 लाख हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 2 लाख। जब टाइम कितना है? टी आवर्स। तो भाई साहब उसके अंदर लोग बी की वैल्यू बोलो 2 लाख। समझ गए क्या? k की वैल्यू है के की वैल्यू हाफ log लोग 11/10 into t इंटू टाइम टी मुझे फाइंड करना है, प्लस सी लोग 1 लाख। समझ गए क्या? ये माइनस ये हो जाएगा माइनस, log 2 बचेगा, log तो लोग 2 बचेगा हाँ और हाफ log 11 लोग 11/10 इंटू टी, ये हो जाएगा। तो टी की वैल्यू हो जाएगी 2 लोग 2 अपॉन में लोग 11/10 इज द आंसर। समझ गए क्या? ये क्वेश्चन था, देख लो भी तुम्हारे सामने। सर कर दो इसको। ठीक है ना? ठीक है।